मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। के टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रोबोटिक्स मॉर्फोलॉजी पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, कंपोनेंट्स जो होते हैं, रोबोट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वो कुछ एनवायरमेंटल बेस होते हैं, जो एक्सटर्नल सेंसर्स होते हैं, उस पर किया जाने वाला प्रोग्रामिंग है जो यूज़र डिफाइंड होता है, और उसके इंटरनल कुछ सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं और कंट्रोल यूनिट होता है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल स्ट्रक्चर में ये सारे चीज़ें एक साथ काम करता है अलाइंड होके, और वो अलाइनमेंट कैसे काम करता है, नेट के जरिए काम करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रोबोट मॉर्फोलॉजी में जब हम लोग जाएंगे तो बेसिक इसके जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे कि काइनेमेटिक्स चेन। अब काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि मोशंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा जैसे कंसेप्ट है कि कैसे वो मूव कर सकता है। मैन्यूवरिंग डिग्री, तो मैन्यूवरिंग डिग्री जो हो गया दोस्तों, ये हम लोगों का किस प्रकार से कितना बेहतरीन तरीके से मूव कर सकता है। आर्किटेक्चर प्रेसिशन, वर्क स्पेस, एक्सेसिबिलिटी, पेलोड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग रोबोटिक्स मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहा जाता है, एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंसेप्ट है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, कुछ एक्चुएटर्स होते हैं, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुएटर्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ एक्चुएटर्स होते हैं जो डिफरेंट रोबोटिक्स मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मान के चलिए कि ए डिग्री जो है हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें मैनिपुलेटर स्ट्रक्चर है, तो ये ऑफर करता है कोई नया मूवमेंट है अगर उसमें, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि एंड इफेक्टर के साथ, जो उसका जो लास्ट पॉइंट होता है, जो ग्रिपर कह सकते हो, उसको एंड इफेक्टर भी कहते हैं, जो होल्ड करने के काम में आता है चीज़ों को, तो उसको एंड इफेक्टर कहते हैं। दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एनी अदर जॉइंट्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ये किसी और चीज़ से दूसरे जगह पे ये असाइंड नहीं होता है। अब इसे देखिए, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, पोजिशनिंग है। पोजिशनिंग में एंड इफेक्टर्स जो है, इसमें 3 डिग्री ऑफ स्पेस पे काम होता है, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, रोटेशंस, डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये हो गया इसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पे पैन कर गया है, यहाँ टिल्ट कर गया है, यहाँ रोल कर गया। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे, जो हमारे रोबोटिक्स में जनरली यूज्ड होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रोबोट्स में हम लोगों का जो मैन्यूवरिंग डिग्री होता है, ये मैन्यूवरिंग डिग्री कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, is a number of actuators that throw produce new movements do not contribute to the degree of freedom। ये कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा होते हैं, उसे कहेंगे हम लोग मैन्यूवरिंग डिग्री। ये भी एक स्पेशल फीचर है हमारा रोबोट्स में। इसको भी इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि मैन्यूवरिंग डिग्री का मतलब आप क्या समझते हैं रोबोटिक्स में। तो इस तरीके से हम इसे जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, डिग्री ऑफ मैन्यूवरिटी जो है, ये हम लोगों का मैन्यूअरली करता है आपका रोबोट। तो ये कुछ किस प्रकार से हम लोगों का मैन्यूवरिंग कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फोर्स एक्सेस है, फोर्स एक्सेस में आप देख सकते हो, और यहाँ मल्टीपल एक्सेस है। तो एक फोर्स एक्सेस और मल्टीपल एक्सेस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे। तो रोबोटिक्स आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट्स दैट कॉन्फ़िगर द रोबोट काइनेमेटिक चेन।
अब देखिए रोबोट के जितने भी मूवमेंट्स वाले पार्ट होते हैं उसमें जॉइंट्स होना बहुत नेसेसरी हो जाता है, वेरी 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 नेसेसरी हो जाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है रोबोट आर्किटेक्चर। अब मान के चलिए कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर है हमारा, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर में अगर हम जाएंगे, काइनेमेटिक चेन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ ग्रिड है, एलिमेंट लिंक्ड रहता है, सीक्वेंस ऑफ ग्रिड रहता है। तो इसमें हम लोग का कुछ एक्टिवेटेड जॉइंट्स होते हैं जो कुछ डिफ़िकल्ट टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यस, कुछ डिफ़िकल्ट टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी जो टास्क एफिशिएंसी होती है ये बेहतरीन हो जाती है। अगर ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, अगर क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें या पैरेलल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है। एक रोबोट में देखिए शोल्डर हो सकता है, एल्बो हो सकता है, आर्म हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, बेस हो सकता है। तो ये इतने सारे चीज़ें आती हैं एक रोबोटिक स्ट्रक्चर में, आपका नोमेनक्लेचर में। अब जैसे कि हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़े कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर रहेगा। इसका अपना वर्क स्पेस भी रहेगा, इसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी, कितना पेलोड उठा सकता, कितनी भारी ऑब्जेक्ट को ये उठा सकता है वो उसका पेलोड कैपेसिटी कहा जाता है, और कितनी प्रिसिशन के साथ ये काम करेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों। तो कैरेक्टरिस्टिक डिराइव फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग का ट्राई डायमेंशनल पोजिशनिंग जो होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, तो मिनिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का होता है यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम देखेंगे, जाएंगे, जानेंगे, पोजीशन प्लस ओरिएंटेशन, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा। तो यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड, 3 एक्सिस पे काम हो रहा है। तो उसी प्रकार में अल्फा बीटा और थीटा यहाँ पे 3 एंगल पे भी काम हो रहा है। तो इसे 3+3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाएगा, मिनिमम 3+3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कह सकते हैं। अगर जॉइंट्स की बात करें दोस्तों, देखिए तो जॉइंट्स यहाँ पे इस प्रकार से कुछ जॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पेरिकल बॉल जॉइंट सॉकेट, तो यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है, आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। प्लेनर जॉइंट जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, स्क्रू जॉइंट जो होते हैं कुछ इस प्रकार से काम करते हैं, लीनियर जॉइंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है, लीनियर रोटेशनल जॉइंट जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है, सिलिंड्रिकल जो जॉइंट होता है वो इस प्रकार से काम करता है। तो इस तरीके से हमारे जॉइंट्स जो हैं ये काम करते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशंस, तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशंस होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम लोग इसको मतलब बात करते हैं। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री मूवमेंट्स। अब जो मूवमेंट्स होते हैं कहीं पे भी चीज़ों के जो मूवमेंट्स होते हैं उसे कंप्लीमेंट्री मूवमेंट कहेंगे। अब मूवमेंट कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं, वर्किंग वॉल्यूम हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, मैनूवरिंग हो गया, तो ये सब आपके मूवमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर जाते हैं। फिर आता है मोमेंट प्रिसिशन। मोमेंट प्रिसिशन में आता है रिजोल्यूशन, रिपीटेटिवनेस, प्रिसिशन एंड कंप्लायंस, तो ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। फिर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है पेलोड, स्पीड, स्टेबिलिटी, तो ये सारी फीचर्स, सारी चीज़ें भी हम लोग का उसी में आता है। मूवमेंट प्रिसिशन, मूवमेंट प्रिसिशन में देखिए कैपेसिटी टू प्लेस द एंड इफेक्टर इनटू ए गिवन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पोज विद इन द रोबोट वर्किंग वॉल्यूम फ्रॉम ए रैंडम इनिशियल पोजीशन। अब देखिए एक पोजीशन ले लीजिए, ठीक है, और उस पोजीशन के रेफरेंस में वो कितना मूवमेंट कर रहा है, आपने जितना मूवमेंट करने के लिए उसको प्रोग्राम्ड किया था, क्या उसी हिसाब से उतना ड्यूरेशन टाइम में उतना मूवमेंट वो किया है? अगर उसने किया है तो हम कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और बार बार हम मूवमेंट करा के देखेंगे तो हर बार वो उतना ही मूवमेंट करेगा, तो हम कहेंगे इसकी प्रिसिशन बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से रोबोट्स काम करते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई मैकेनिकल प्ले हो रहा है, सेंसर का ऑफसेट चला गया है, या फिर सेंसर रिजोल्यूशन काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि कुछ मिस अलाइनमेंट हो गया है, या फिर कुछ रिजिड एलिमेंट से कुछ एंड इफेक्टर में प्रॉब्लम्स है, तो आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गड़बड़ा सकते हैं, प्रिसिशन गड़बड़ा सकता है, एक्यूरेसी में भी थोड़ा एम्पर आ सकता है।
नेक्स्ट देखेंगे मूवमेंट प्रिसिशन आपका कैसे बढ़िया हो सकता है। देखिए, कैपेसिटी टू मूव द एंड इफेक्टर इनटू ए गिवन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पोज विद इन द रोबोट वर्किंग वॉल्यूम फ्रॉम ए रैंडम इनिशियल पोजीशन। अगर एक रैंडम इनिशियल पोजीशन से आप मूव करा के पहले आप उसका रेफरेंस ले लेंगे तो वाकई में वो पोजीशनिंग अपना बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अगर मान लीजिए कि इसमें जो एक्सिस है हम लोग, तो ये एक्सिस हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ रोबोटिक एक्सिस को रेफरेंस में लेते हुए। अब मान लीजिए कि मूवमेंट प्रिसिशन पे जाएंगे तो इस पे जो रिपीटेटिवनेस जो देखने को मिलता है, तो ये रिपीटेटिवनेस क्या होता है। रिपीटेटिवनेस इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू प्लेस द एंड इफेक्टर इनटू ए गिवन पोजीशन। एक पोजीशन में पर्टिकुलर जगह में अगर उसको हम लेके लाके अगर खड़ा कर देंगे और उसका ओरिएंटेशन जो बोलेंगे वो बेहतरीन है, अच्छा है, सही से काम कर गया, तो उसको हम कहेंगे रिपीटेटिवनेस। और वो गिवन पोजीशन इनिशियल पोजीशन से अगर सही से काम किया तो बोलेंगे हाँ वो सही है, तो इसको कहते हैं रिपीटेटिवनेस एरर। तो मैकेनिकल प्ले अगर देखेंगे तो बैकस्लैश में हम लोग जा सकते हैं, टारगेट पोजीशनिंग हम लोग कर सकते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन जो है वो बेहतरीन हो सकता है टारगेट के साथ। अब देखिए, रिजोल्यूशन जो है, मिनिमल डिस्प्लेसमेंट द डबल ई कैन अचीव और द कंट्रोल यूनिट कैन मेजर डिटरमाइंड बाय द मैकेनिकल जॉइंट एंड द नंबर ऑफ बीट्स ऑफ द सेंसर ट्राई टू द रोबोट जॉइंट्स। अब जो रोबोट के जो अपने जॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से ये प्रिसिशन मूवमेंट ले ले तो हम इसको कहेंगे कि इसका रिजोल्यूशन अच्छा है। अब देखिए, जैसे मैकेनिकल स्ट्रक्चर, अगर मैकेनिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के कितने जॉइंट्स हैं, जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4, जॉइंट 5। तो यहाँ पे हम लोग के टोटल 6 जॉइंट्स हैं। देखिए, टोटल हम लोग के 6 जॉइंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए आप टोटल कितने जॉइंट्स हैं, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5th जॉइंट। तो 5 जॉइंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 6 जॉइंट्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, वर्क वॉल्यूम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से इसका जो पेरीमीटर बनाया गया है, इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से एक रोबोट का वर्क स्पेस को या वर्क वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, काइंड ऑफ आर्टिकुलेशंस ऑफ काइनेमेटिकल चेन दैट डिटरमाइन द वर्किंग वॉल्यूम एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें जो हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक आता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, पोलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, इस प्रकार से कई तरीके के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का कार्टेशियन वर्क स्पेस दिया गया है, तो ये एक आर्किटेक्चर हो गया जहाँ पे क्लासिकल आर्किटेक्चर को हम लोगों का बताया गया है और ये कार्टेशियन वर्क स्पेस के अंतर्गत है। तो यहाँ पे देखिए D+D+D है, यानी कि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लासिकल आर्किटेक्चर में, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है कार्टेशियन वर्क स्पेस रोबोट का, जिसमें हम लोगों का 3 डायमेंशन दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स ये ले सकता है। अगर हम क्लासिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे सिलिंड्रिकल वर्क स्पेस के लिए, तो ये देखिए सिलिंड्रिकल वर्क स्पेस हो गया। इसमें इस प्रकार से हम लोगों का मूवमेंट्स होगा और यहाँ पर एक रेडियस हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मूव हो जाएगा। नेक्स्ट, उसी चीज़ को अगर सिलिंड्रिकल वर्क स्पेस में हम लोग एक रोबोट के जरिए देख रहे हैं, तो ये रोबोट है हमारा, तो इसमें R+D+D है जैसे पहले था, और ये हम लोगों का कॉन्फ़िगरल मतलब आपका ओरिजिनल जो रोबोट होता है उसको दर्शाया गया है। अगर मान लीजिए कि पोलर वर्क स्पेस है, तो पोलर वर्क स्पेस कैसे काम करेगा, तो इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये काम करता है। यहाँ पे R एक D होगा, मतलब कि 2 रेडियल मूवमेंट होगा, रेडियल मूवमेंट होगा और एक डायमेंशनल मूवमेंट होगा, XYZ एक्सिस में से कोई एक। तो इसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो जो रोबोट्स जिस प्रकार से देते हैं वो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया गया, फोटो में दिखा दिया गया है, इस प्रकार से वो होता है। नेक्स्ट, अगर हम मान के चलते हैं कि क्लासिकल आर्किटेक्चर, तो क्लासिकल आर्किटेक्चर के जो डायग्राम्स होते हैं तो वो इस तरीके से मूवमेंट लेंगे। इनका जो मूवमेंट्स होता है ये भी RRD होता है, एंगुलर वर्क स्पेस कहलाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, रोबोट का जो स्ट्रक्चर वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। दोस्तों,
अब देखते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर में हम लोगों का एंगुलर वर्क स्पेस के कुछ अलग तरीके की भी रोबोट्स आते हैं, जिसमें ट्रिपल आर के मूवमेंट्स हैं। ट्रिपल आर के मूवमेंट्स देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो वर्क स्पेस ऑफ ए रोबोट विथ एंगुलर जॉइंट्स, तो यहाँ पे एंगुलर जॉइंट्स यहाँ पे हैं। इंक्रीज द यूजफुल वर्क वॉल्यूम, अब जो वर्क वॉल्यूम है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसको कैसे अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके, तो वहाँ पे दर्शाया गया है। अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्चर स्कारा की, तो स्कारा जो है हम लोगों का, तो ये हम लोग का सिलेक्टिव कंप्लायंसेस असेंबली रोबोटिक आर्म, ये हम लोग का फुल फॉर्म है स्कारा का। तो ये जो स्कारा है, इसमें जो हम लोगों का RRD होता है, मतलब रेडियल हम लोग का डायमेंशनल मूव होता है, तो वो उसका जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो स्कारा रोबोट का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दर्शाया गया है। कार्टेशियन रोबोट कैरेक्टरिस्टिक, अगर कार्टेशियन रोबोट कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे तो XYZ एक्सिस है हम लोग के 3 एक्सिस। इसके जो एडवांटेजेस हैं क्या है, लीनियर मूवमेंट ले सकता है 3 डायमेंशंस में, सिंपल होता है काइनेमेटिकल मॉडल, मतलब मूवमेंट्स के जो मॉडल होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। रिजिड होता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब आसानी से टूटेगा नहीं। इजी टू डिस्प्ले, अच्छे से आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो अंदरूनी छिप जाता हो। पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, जो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स है वो बहुत अच्छे से यूज होता है, व्हिच आर चीप इन पिक एंड प्लेस। पिक एंड प्लेस में जो बहुत चीप होता है ऑपरेशंस वाइज। कांस्टेंट रिजोल्यूशन, इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अब इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स कैसे होते हैं, रिक्वायर्स ए लार्ज वर्किंग वॉल्यूम, बड़ा वर्किंग वॉल्यूम चाहिए इसके लिए। द वर्किंग वॉल्यूम इज स्मॉलर देन द रोबोट वॉल्यूम, इसका जो वर्किंग वॉल्यूम है वो रोबोट वॉल्यूम से कम होता है। रिक्वायर्स फ्री एरिया बिटवीन द रोबोट एंड द ऑब्जेक्ट टू मैनिपुलेट, तो ये कुछ इतना एरिया इसको चाहिए होता है जिसमें ये रोबोट के अपने मूवमेंट्स कर सके और इसके अपने जो ऑब्जेक्ट्स हो सके उसे मैनिपुलेट कर सके, उसे चेंज कर सके। गाइड्स प्रोटेक्शन, ये क्या कर सकता है, अपने जो प्रोटेक्शंस हैं उनको गाइड कर सकता है। अब अगर सिलिंड्रिकल में जाएंगे तो सिलिंड्रिकल में यहाँ एडवांटेजेस हम लोग देख सकते हैं। एक सिंपल काइनेमेटिकल मॉडल है ये, इजी टू डिस्प्ले, इसको बहुत आसानी से डिस्प्ले हम लोग करा सकते हैं। गुड एक्सेसिबिलिटी होती है और कैविटीज़ और इसके ओपन मशीनरीज को जो मतलब बात होती है बहुत ही अच्छी होती है। लार्ज वर्क फोर्स, बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए यूजिंग हाइड्रोलिक एंड एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक और एक्चुएटर्स पे भी। ड्रॉबैक्स की अगर बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ काम करता है। रिक्वायर्स गाइडेड प्रोटेक्शन, वो भी यहाँ काम करता है। द बैक साइड कैन सप्रेस द वर्किंग वॉल्यूम, वर्किंग वॉल्यूम पे ये भी काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोगों का पोलर, पोलर में हम लोगों का है रोटेशन, रोटेशन लीनियर। तो इसमें अगर हम बात करें तो लार्ज रीच फ्रॉम ए सेंट्रल सपोर्ट, इट कैन बी बेंड टू रीच ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, मोटर 1 and 2 क्लोज टू द बेस। तो इस प्रकार से ये हम लोग का काम करता है, एडवांटेजेस है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स काइनेमेटिक्स टूल्स मॉडल है इसमें, डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज, इसको विजुअलाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अगर एंगुलर की बात करेंगे तो रोटेशनल θ1, θ2, θ3 3 तरीके से काम कर सकता है। एडवांटेज इसमें यह है कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लार्ज वर्किंग वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू द रोबोट साइज, जॉइंट्स इजी टू प्रोटेक्ट, कैन रीच द अपर एंड लोअर साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर मूवमेंट की बात करें तो लार्ज वर्किंग वॉल्यूम के साथ ये काम कर सकता है रोबोट साइज पे। जॉइंट्स जो होता है वो बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अपर लोअर साइड के ऑब्जेक्ट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। ड्रॉबैक्स, कॉम्प्लेक्स काइनेमेटिकल मॉडल है ये,
डिफ़िकल्ट टू डिस्प्ले है, इसको डिस्प्ले करना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लीनियर मूवमेंट्स आर डिफ़िकल्ट, इसमें लीनियर मूवमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नो रिजिड स्ट्रक्चर व्हेन स्ट्रेच, जब इसको स्ट्रेच कर देंगे तो इसमें कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों देखिए स्कारा रोबोट के ऊपर। तो स्कारा रोबोट पे जब हम बात करेंगे तो हमारे 3 एक्सिस ही होते हैं, जिसमें हम लोग के रोटेशंस ही होते हैं जॉइंट्स के, θ1, θ2 और θ3। और इसका जो सबसे बढ़िया एडवांटेज है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और इसका प्रिसीशन भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ओनली अ वर्टिकल एक्सेस हम लोगों को दिला सकता है। अब देखिए जैसे कि हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, पेलोड की बात करेंगे, तो पेलोड जो है वो केजी में होता है और ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जा सकता है इन अ कंटिन्यूअस एंड प्रिसाइज वे, स्टेबल टू द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट। द वैल्यूज यूजुअली यूज टू द मैक्सिमम लोड and nominal at acceleration which is equal to 0. The load of the end effector is not included. अब जो end effector का जो load है वो कहीं include नहीं होता है। Example of map of admitted load in function of the distance to the main axis. तो जो main axis है उस पे जो distance है वो कम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों वेलोसिटी की हम बात करेंगे, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम स्पीड होती है mm पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, टू व्हिच द रोबोट कैन मूव टू द एंड इफेक्टर, तो एंड इफेक्टर तक जो मूव कर सकती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के भीतर आता है वेलोसिटी पे। इट हैज़ टू बी कंसिडर दैट मोर देन ए जॉइंट इज इन्वॉल्व, तो इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते ही हैं। किसी भी रोबोट आप देखने जाइए तो उसमें एक से ज़्यादा जॉइंट ही होंगे। इफ़ ए जॉइंट इज स्लो, ऑल द मूवमेंट्स इन व्हिच इट टेक पार्ट्स विल बी स्लो डाउन। अगर एक भी जॉइंट का मूवमेंट स्लो हो जाता है, जो रूट कॉज से हम लोगों का रहता है जॉइंट, वो अगर स्लो हो जाता है तो बाकी सारे मूवमेंट्स इसके ऑटोमेटिक स्लो हो जाते हैं। बट जो एंड इफेक्टर तरफ अगर मूवमेंट्स अगर स्लो है तो हो सकता है कि बाद बाकी मूवमेंट स्लो ना हो। फॉर शॉर्ट मूवमेंट्स इट कैन बी मोर इंटरेस्टिंग द मेजर ऑफ एक्सेलरेशन। अब अगर देखिए एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग मूवमेंट पे दिखाया गया है, एक शॉर्ट मूवमेंट पे दिखाया गया है। ये वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक है इसका। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर की। क्लासिकल आर्किटेक्चर पे हम लोगों का कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, पोलर, एंगुलर है, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं, पेंडुलम रोबोट जीजीसी पे हम लोगों का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, इनके पार्ट्स स्फेरिकल्स होते हैं, वर्किंग एनवलप भी इस प्रकार से होता है। अगर हम पेंडुलम की बात करेंगे, रोबोट पेंडुलम की, तो रोबोट पेंडुलम यहाँ पे रेडियल और डायमेंशनल मूव पे ही काम करता है। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे तो एलिफेंट ट्रंक, यहाँ पे एलिफेंट ट्रंक आप देख सकते हैं, इसको हम एलिफेंट ट्रंक कहेंगे। क्लासिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें, और कॉन्सेंट्रेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है एलिफेंट ट्रंक पे हम लोगों का। अब नेक्स्ट इस पे जो मूवमेंट्स कहेंगे, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन एलिफेंट ट्रंक, तो यहाँ पे क्लासिकल डिग्री ऑफ जो मूवमेंट्स हैं, फ्रीडम है, वो कुछ इस प्रकार से हैं जैसे यहाँ पे दर्शाए गए हैं। अ कंक्रीटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। अच्छा, इसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कैसे करा सकते हैं उसका देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो कैसे इसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करा सकते हैं हम। इसमें अगर मान लीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्टर्ब रहे तो इस प्रकार से हम लोगों का रहेगा ये एलिफेंट ट्रंक। ये देखिए इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। गाड़ी में हम लोग का एयर हो सकता है या फिर पेंटिंग हो सकता है, कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम लोग स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को चाहिए ही चाहिए होगा, और ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसे तब मिल सकता है जब इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस भी हो और 3 एंगल हो, थीटा, फाई और गामा।
गामा नहीं सॉरी, ये साई है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म स्टुअर्ट एग्जाम्पल पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए फानुक सीरीज़ का हम लोगों का फानुक का रोबोट है यहाँ पे, जो जिसका वर्क स्पेस के बारे में यहाँ पे हम लोगों को टोटल एनवेलप ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पे है और कितना साइज मूवमेंट ये ले रहा है, इस वर्क स्पेस से हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों। स्टुअर्ट रोबोट जो था हम लोगों का काफ़ी यूजफुल रोबोट था, तो इसे हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी कैपेबिलिटी थी इसकी, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ दर्शा गया है दोस्तों। अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो यहाँ पे मूवमेंट्स कुछ इस प्रकार से होंगे दोस्तों। मूवमेंट कैपेबिलिटीज पे बात करेंगे तो वर्किंग वॉल्यूम सेट ऑफ पोजीशन रीचेबल बाय द रोबोट एंड इफेक्टर शेप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वॉल्यूम, जो मीटर क्यूब में चला जाता है। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो कैपेसिटी टू चेंज द ओरिएंटेशन एट अ गिवन पोजीशन स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द जॉइंट लिमिट पे ये डिपेंड हो जाता है। मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है वो कैपेसिटी टू रीच गिवन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पोज फ्रॉम डिफरेंट पाथ, different configurations usually implies the presence of resident joints, degree of manipulability of degree of redundancy भी होती है, जिसको हम कह सकते हैं कपल मूवमेंट, डिकपल मूवमेंट जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कपल मूवमेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार से है। तो रोटेशन ऑफ लिंक प्रोपागेट टू द रेस्ट ऑफ द चेन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। The rotation of a link is not propagate to the rest of the chain, यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल डिकपलिंग आर्किटेक्चर्स, तो मैकेनिकल डिकपलिंग जो है उसका आर्किटेक्चर को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल डिकपलिंग के यहाँ सॉल्यूशंस किस प्रकार से काम करते हैं। डीकपलिंग विथ कनेक्टेड रोड्स, तो डीकपलिंग हम लोग करेंगे जो कनेक्टेड रोड्स है उसके साथ। डीकपलिंग विथ कनेक्टेड रोड्स, यहाँ पे फिर से देखिए ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिशन किया गया है मूवमेंट्स के साथ, कनेक्टिंग रोड्स के साथ, और जो जॉइंट्स के साथ ये प्रोपागेट कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। डीकपलिंग विथ कनेक्टिंग रोड्स, जो कनेक्टेड है हम लोगों का रोड के साथ कंसेक्यूटिव आपका मेंटेनेंस ओरिएंटेशन को लेते हुए, यहाँ पे सारे एंगल आपको दिखा दिए गए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो। मैकेनिकल डीकपलिंग सॉल्यूशंस, उस पे हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से यहाँ पे चेन पे ये काम कर रहा है वो आप देख सकते हो। डीकपलिंग विथ चेन, ट्रांसमिशन मूवमेंट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हम लोग का डीकपलिंग विथ चेन, जो ट्रांसमिशन मूवमेंट हो रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, डीकपल मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो वीक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए वीक पॉइंट क्या हो जाता है इसके डिज़ाइनिंग में, कि इसका जो होल स्ट्रक्चर है और जो कंपोनेंट है इस पे हम लोग का रिजिडनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, वेट थोड़ा सा रिड्यूस कर जाता है, काउंटर वेट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और डायनेमिक डिफॉर्मेशन की अगर बात करेंगे, जो हम लोग के चेंजेस की बात करेंगे, जो डिफॉर्मेशन हो जाता है उसमें रिजिडनेस को हम लोग का इंक्रीज करना ज़रूरी है। रिडक्शन ऑफ मास को हम लोग का चेंज करना ज़रूरी है। वेट डिस्टर्बेंस को हम लोग का चेंज करना ज़रूरी है। बैकलैश जो होता है, बैकलैश को हम लोगों का चेंज करने के लिए रिड्यूस गियर क्लियरेंस को हम लोग का चेंज करना ज़रूरी है। और जो रिजिड ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हैं इसको भी हम लोग का चेंज करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों काम करता है। पॉइंट्स पोटेंशियली वीक इन द मैकेनिकल डिज़ाइन, अगर मैकेनिकल डिज़ाइन में हम लोग का क्या वीक पॉइंट है इसको अगर हम पता लगा लिए तो बाकी चीज़ हम पता कर सकते हैं। जैसे एक्सिस क्लियरेंस करना है, यूज़ ऑफ फ्री स्ट्रेस एक्सिस, फ्रिक्शन करना है, इम्प्रूव क्लियरेंस इन एक्सिस, इंक्रीज लुब्रिकेशन। थर्मल इफेक्ट की बात करें तो आइसोलेट हीट सोर्स। बेड ट्रांसड्यूसर की अगर बात करेंगे तो बेड ट्रांसड्यूसर में इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है आपके मैकेनिकल कनेक्शंस को। सर्च करना, बेटर लोकेशन के लिए सर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। और पीके टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथ मिल रहा है। आप लोग ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइफ में ग्रो करिए, आगे बढ़िए। कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना के दूंगा रोबोटिक्स के ऊपर। चाहे बाकी हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको भी आप देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं यहीं पे।